नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का व्याख्यान हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र का दूसरा भाग है और आखिरी भाग भी। और इस लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पीसी टंडन, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की श्रृंखला में आज हम हिंदी के संस्मरण और रेखाचित्र लेखन के दूसरे भाग में और अंतिम भाग में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पहले बातचीत की, संस्मरण और रेखाचित्र हिंदी गद्य की, खड़ी बोली गद्य की बहुत महत्वपूर्ण दो विधाएं हैं। और ये दो विधाएं ऐसी विधाएं हैं जिनमें तात्विक दृष्टि से अगर हम देखें, विशेषताओं की दृष्टि से या वैशिष्ट्य की दृष्टि से अगर हम देखें, तो दोनों विधाएं एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि संस्मरण लिखते समय संस्मरण लेखक रेखाचित्र के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और रेखाचित्र लेखक या रचनाकार वह संस्मरण लेखक की बाउंड्री में, उसकी सीमा में प्रवेश कर जाता है। दोनों में इस दृष्टि से कि विशेषताएं अलग भी हैं और दोनों की विशेषताएं मिलती भी हैं, लेकिन स्वतंत्र विधा के रूप में दोनों की पहचान है। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से या आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर से वर्तमान समय तक एक के बाद एक क्रमशः संस्मरण और रेखाचित्र लेखन की एक गतिशील और सशक्त परंपरा मिलती है, जो बहुत प्रतिष्ठित और बड़े साहित्यकार जिनको हम मानते हैं, जैसे महादेवी वर्मा की बात हम करें या रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बात करें, बनारसी दास चतुर्वेदी की बात करें, और अगर और इधर आगे बढ़ें तो अज्ञे ने भी संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक सृजन किया। इसी तरह से विष्णु प्रभाकर ने भी किया, इसी तरह से विष्णुकांत शास्त्री ने भी किया। हम एक से एक बड़े नाम की बात भी कर सकते हैं। तो ये जो विधाएं हैं दोनों, ये हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इन दोनों विधाओं की विशेषता यह है कि प्रतिष्ठित रचनाकारों ने संस्मरण और रेखाचित्र लिखे हैं और प्रतिष्ठित तथा लोकप्रिय रचनाकार संस्मरणों और रेखाचित्रों के पात्र भी बने हैं, यानी उनको केंद्र में रखकर भी संस्मरण लिखे गए हैं। दोनों तरह की बातें हैं। तो जीवन में, एक लंबी जीवन यात्रा में जिन साहित्यकारों से, जिन राजनीतिज्ञों से, जिन समाज सेवियों से या कलाकारों और कला प्रेमियों से रचनाकार की या संस्मरण और रेखाचित्र लेखक की भेंट होती है, उससे उसका एक लंबा रिश्ता बनता है। उस भेंट और रिश्ते से जो अनुभव पैदा होते हैं, उन अनुभवों को वो उतनी ही संवेदना और सहजता के साथ शब्दबद्ध करता है। तो जो स्मृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको हम याद करते हैं, क्योंकि संस्मरण सामान्यतः बीते हुए समय के लिखे जाते हैं। यह ऐसा भी हो सकता है कि संस्मरण हम किसी स्थान विशेष या किसी यात्रा विशेष के संदर्भ में भी लिख सकते हैं, किसी समारोह या उत्सव विशेष के संदर्भ में भी लिख सकते हैं, किसी बैठक या गतिविधि या घटना के संदर्भ में भी संस्मरण लिखे जा सकते हैं। ऐसे संस्मरण लिखे भी गए हैं। लेकिन रेखाचित्र लिखते समय हम जिन व्यक्तियों से हमारा रिश्ता बनता है, संपर्क बनता है, उनको या स्थितियों को या घटनाक्रमों को कुछ इस तरह से चित्रित करते चलते हैं कि वह जीवंत हो उठती है, साकार हो उठती है। ऐसा लगता है कि वो हमारे दृष्टिपटल पर अंकित हो गई है। तो रेखाचित्र और संस्मरण, ये दोनों आपस में गुम्फित सी किंतु स्वतंत्र आइडेंटिटी, अस्मिता या पहचान रखने वाली रचनाएं हैं। इसीलिए आलोचकों ने या इस पर विचार करने वाले, सैद्धांतिक विवेचन करने वाले विद्वानों ने ये बात कही भी है कि बहुत बारीक रेखा खींचना कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों विधाएं एक दूसरे की सीमा लांघ कर एक दूसरे में प्रवेश करती हुई प्रतीत भी होती हैं। और इन दोनों विधाओं में हम औपन्यासिक या कथात्मक रूप भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे उपन्यास भी लिखे गए जो संस्मरणात्मक हैं। जैसे काशी का 80 एक इस दृष्टि से बड़ा उल्लेखनीय उपन्यास है। उसमें वो स्मृतियां हैं, वो जीवन का बीता हुआ अंश है।
कभी कभी हम नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं। नॉस्टैल्जिया का मतलब है कि आप अपने गांव से, अपने शहर से, अपने परिजनों से, परिकर से जब दूर चले गए हैं तो उनकी जो स्मृतियां हैं वो हमें विकल करती हैं, बेचैन करती हैं। कभी वो अच्छे दिन, कभी वो अच्छा परिवेश, कभी वह देश काल हमें याद आता है, और कभी वह वहाँ के खेत खलियान हमें याद आते हैं, वहाँ के संपर्क संबंध हमें याद आते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें रचनाकारों को प्रभावित करती हैं, और संस्मरण लेखक जब संस्मरण लिखता है तो इन सब बातों को भी समाविष्ट करता चलता है। और संस्मरण लेखक की एक और विशेषता होती है कि वह संस्मरण या रेखाचित्र लिखते समय स्वयं भी उसमें सीधे या प्रकारांतर से कहीं प्रवेश कर जाता है। वह न चाहते हुए भी अपने को बाहर रख नहीं पाता, इसलिए क्योंकि उसके व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या घटना विशेष के बारे में जब उसे अपने मंतव्य को, अपनी बात को, अपने विचार को रखना होता है तो निश्चित रूप से वह पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखकर बात करता है। तो ऐसे में मित्रों, हमने जो चर्चा की थी कि संस्मरण और रेखाचित्र हिंदी का जो लेखन है वह भारतेंदु युग से होता हुआ द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर छायावाद के बाद का युग, स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे संस्मरण रेखाचित्र लिखे जाते रहे, और छायावादी युग में, छायावाद के बाद के युग में तो संस्मरण और रेखाचित्र जो हैं ये इन्होंने एक अपनी अलग विधात्मक पहचान भी स्थापित कर ली, लोकप्रियता भी हासिल कर ली, और लगातार इसके सृजन का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला गया। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि समकालीन साहित्य तक पहुंचते हुए, समकालीन दौर तक पहुंचते हुए यह संस्मरण रेखाचित्र लेखन की स्थिति क्या बनती है, हम उसे किस रूप में विकसित होते हुए देख सकते हैं। जैसा उल्लेख हमने पहले भी किया कि इन संस्मरणों और रेखाचित्रों को लिखने का काम हिंदी के अन्य गद्य विधाओं या कविता आदि के क्षेत्र में सृजन लेखन करने वाले कवियों ने, साहित्यकारों ने किया, किंतु उनके द्वारा लिखित संस्मरणों और रेखाचित्रों को जन सामान्य तक, पाठक वर्ग तक पहुंचाने की पहल पत्र पत्रिकाओं ने की। चाहे वो सुधा पत्रिका हो, सरस्वती पत्रिका हो, विशाल भारत पत्रिका हो, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये तमाम वो पत्रिकाएं हैं। धर्मयुग में आते आते बाद में बहुत सारे संस्मरण, फिर जो दैनिक समाचार पत्र हैं उनमें भी बहुत सारे संस्मरण और रेखाचित्र प्रकाशित होते रहे और अभी भी होते हैं। ये ठीक है कि पहले की तुलना में ये जो पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक संस्पर्श है वो थोड़ा कम हो गया है। पहले राजनीति की पत्रिकाओं में भी या दूसरे विषय क्षेत्रों की पत्रिकाओं में भी भाषा और साहित्य के कुछ पृष्ठ निश्चित होते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गए। विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं में संस्मरण रेखाचित्र लिखने का सिलसिला अभी भी है। जैसे घर में कोई नौकर या नौकरानी है, उसने काम किया लंबे अरसे तक, अब उसकी जो गतिविधियां हैं, उसके जो हाव भाव हैं, उसकी जो चेष्टाएं हैं या उसके जो अभिनय थे, उसके जो कृत्य थे, उनको याद करके संस्मरण लिखना, तो इस तरह से कहीं डायरी उसमें शामिल हो जाती है, कहीं उसमें कहानी नुमा तत्व शामिल हो जाता है, कहीं उसमें नाटकीयता भी शामिल हो जाती है। तो ये सारी विधाएं कहीं ना कहीं इन दोनों विधाओं को प्रभावित भी प्रकारांतर से करती रही हैं। तो पत्र पत्रिकाओं ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। सरस्वती पत्रिका ने तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को प्रतिष्ठित करने में, प्रोत्साहित करने में, प्रचार प्रसार दिलाने में और हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही विलक्षण उसका योगदान है पत्रिका का। और उसके संपादकों का एक के बाद एक बहुत बड़ी हस्तियां उसके संपादन से जुड़ी रही हैं। प्रेमचंद भी उससे जुड़े रहे हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जुड़े रहे हैं, बाबू श्याम सुंदर दास जुड़े रहे हैं, अमृत राय भी जुड़े रहे। तो ये एक सिलसिला उसके साथ चलता रहा है। तो सरस्वती पत्रिका में, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी पहले व्याख्यान में, कि 1907 में इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं इस शीर्षक से संस्मरण छपा। 1908 में लंदन का फाग या कोहरा इस दृष्टि से, इस शीर्षक से एक संस्मरण छपा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। 1909 में मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी। तो ये इस तरह के 1911 में अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना
ये जो संस्मरण है या रेखाचित्र हैं, ये सूचनात्मक भी थे, ज्ञानवर्धक भी थे, और महत्वपूर्ण ये है कि समकालीन स्थितियों से अवगत कराने वाले भी थे। इसी तरह 1913 में वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापना दिनोत्सव, इस पर भी लिखा गया। 13 में मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, यह भी लिखा गया। और 1918 में इधर उधर की बातें। ऐसे बहुत सारे अनेक ऐसे रेखाचित्र और संस्मरण हैं जो सरस्वती पत्रिका में वर्ष प्रति वर्ष, अंक प्रति अंक छपते चले गए। ऐसे शीर्षकों से अनेक संस्मरण अन्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। ये केवल बात सरस्वती की नहीं है, दूसरी उस समय की, उस दौर की बड़े बड़े रचनाकार जिन पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, वो इससे प्रेरणा लेकर अपने पत्रिका में भी संस्मरण रेखाचित्र छाप रहे थे। ऐसे संस्मरण लेखकों में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने खुद भी लिखे। रामकुमार खेमका हैं, जगत बिहारी सेठ हैं, पांडुरंग खान खोजे हैं, प्यारेलाल मिश्र हैं, काशी प्रसाद जायसवाल हैं, जगन्नाथ खन्ना हैं, भोला दत्त पांडे हैं। ऐसे एक के बाद एक अनेक नाम हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने इन सारे संस्मरणों रेखाचित्रों का समय समय पर और ज़रूरत के आधार पर लेखन किया और उनका प्रकाशन किया, और निश्चित रूप से उससे हिंदी पाठकों को लाभ हुआ। इन संस्मरणों में पाश्चात्य देशों के पर्व उत्सव, रीति रिवाज, वहाँ की नियम कानून, आचार संहिताएं, दर्शनीय स्थल, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत, वहाँ का अनुशासन, वहाँ की स्वच्छता आदि, इनसे अवगत कराया जाता रहा, परिचित कराया जाता रहा। तो संस्मरण लेखक का एक सुनिश्चित लक्ष्य भी होता है, उस रचना का एक उद्देश्य भी होता है कि वह क्यों लिखना चाह रहा है, उसके माध्यम से वह पाठकों को क्या बताना कि देना चाह रहा है, वह भी उसमें उसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है। पुस्तकाकार रूप में हरिऔध जी के संस्मरण, इस शीर्षक से, हरिऔध जी के संस्मरण शीर्षक से एक संस्मरणात्मक पुस्तक भी उस समय प्रकाशित हुई। अनेक पत्रों का संग्रह और प्रकाशन प्रारंभिक युगों में तो हुआ ही था, और उनमें भी संस्मरण के तत्व विद्यमान दिखाई देते हैं। जैसे एक पिता के पत्र पुत्री के नाम मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की स्मृतियां हैं, संस्मरण हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हमारे जो नेतृत्व देने वाले, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हो, एक से एक बड़ी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हुई हैं। उनका जो पत्र साहित्य है, उस पत्र साहित्य में भी संस्मरणात्मकता और रेखाचित्रात्मकता विद्यमान है, उस पर भी अलग से विचार किया जा सकता है। पद्म सिंह शर्मा की संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक रचना पद्म पराग, ये बहुत चर्चित रचना रही, और क्योंकि प्रारंभिक दौर की रचना है, संस्मरण रेखाचित्र जब हिंदी में शुरू हो रहे थे, और कभी कभी तो कुछ आलोचकों ने पद्म सिंह शर्मा को पहला संस्मरणकार या रेखाचित्रकार भी माना है। श्री राम शर्मा जो शिकार साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने शिकार साहित्य खूब लिखा है। बोलती प्रतिभा, यह उनकी रचना का नाम है, जो 1937 में प्रकाशित हुई, रेखाचित्र और संस्मरण का सम्मिश्रण है। बनारसीदास चतुर्वेदी कृत हमारे आराध्य तथा संस्मरण, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं जो 1952 के आसपास प्रकाश में आई। ऐसी इन्हीं की एक अन्य रचना जिसका शीर्षक ही है रेखाचित्र, जो 1952 में ही प्रकाशित हुई, वह भी चर्चा का विषय रही और बहुत लोकप्रिय हुई। तो बनारसीदास चतुर्वेदी का योगदान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। राम वृक्ष बेनीपुरी की बड़ी प्रसिद्ध और चर्चित रचना है, जो रेखाचित्रात्मक और संस्मरणात्मक तमाम तात्विक वैशिष्ट्य को लिए हुए, आत्मसात किए हुए है। उसका नाम है माटी की मूर्तें। यह 1946 के आसपास प्रकाशित हुई, और रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम बड़े सम्मान के साथ इन विधाओं में लिया जाता है। महादेवी जी का नाम जैसे हम स्मरण करते हैं संस्मरण और रेखाचित्रों में, ऐसे रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम भी चर्चित है। प्रकाश चंद्र गुप्त की मिट्टी के पुतले, और दूसरी रचना है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। अंग्रेजी में रेखाचित्र के लिए स्केच शब्द का प्रयोग होता है। उसी आधार पर उससे प्रेरणा लेकर हिंदी में बहुत सारे रेखाचित्र लिखे भी गए। स्केच के जो तात्विक वैशिष्ट्य को जब हम उजागर करते हैं, तो उन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर हिंदी में रेखाचित्र लिखे गए। शिव पूजन सहाय की रचना वे दिन वे लोग 1946 में, तो
तो टाइटल से ही हमें, शीर्षक से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि वे दिन वे लोग, हम याद कर रहे हैं कि वो दिन कैसे थे, वो लोग कैसे थे। तो कितनी महत्वपूर्ण भाषा, कितनी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, कितनी महत्वपूर्ण प्रस्तुति है, रचना का सौंदर्य, रचना का आस्वाद इन सब बातों से जुड़ा हुआ भी है। तो ये रचनाएं लोकप्रिय होती चली गई। सेठ गोविंददास कृत स्मृति कण 1959 में, विष्णु प्रभाकर की रचना जाने अनजाने 1962 में, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पांव 1962 में, जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें 1963 में, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना भूले हुए चेहरे, ये वो रचनाएं हैं जो रेखाचित्र की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रशंसनीय रचनाएं मानी जाती हैं। तो रेखाचित्र को एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित करने में इन तमाम रचनाकारों का, साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशाल भारत पत्रिका में एक शहीद अंक विशेषांक छपा था। शहीद अंक जो हमारे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय उनके घटनाक्रमों को लेकर, उनकी देश के प्रति जो भक्ति थी, जो समर्पण था, जो त्याग था, जो एक जुनून था मर मिटने का, उन सब को लेकर भी पत्र पत्रिकाएं जागरूक थीं, इस तरह के साहित्य को, साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रही थीं। तो विशाल भारत पत्रिका का एक शहीद अंक, जो विशेषांक था इस पत्रिका का, वह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत सारे संस्मरणात्मक रेखाचित्र शहीदों को लेकर, उनके त्याग आदि को लेकर, उनकी देशभक्ति को लेकर भी छपते रहे। ऐसे संस्मरण हिंदी साहित्य की अन्यतम गद्य विधा के रूप में स्वीकार किए गए। ये वास्तव में दुर्लभ उपलब्धियां हिंदी साहित्य की थीं। रेखाचित्र भी महत्वपूर्ण और आधुनिक विधा उसी तरह से बन गया जैसे संस्मरण बन गया। इस विधा में चित्रकला के गुण और साहित्य की सुंदर संवेदना दोनों का सम्मिलन स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे एक स्केच बनाने वाला या कैनवस पर चित्र बनाने वाला जिन तमाम गुणों को, वैशिष्ट्यों को लेकर रचना का सृजन करता है, चित्र बनाता है, वैसे ही साहित्य में जब रेखा चित्र बनाया जाता है तो शब्दों का संयोजन कैसे हो, चयन कैसे हो, किस भाव विशेष, घटना विशेष या विषय विशेष के लिए किस तरह के शब्दों का चयन किया जाए, यह भी उस पर निर्भर करता है। तो रेखाचित्रकार के पास एक चित्रकार के समस्त गुण होते हैं। जैसे वह रेखाओं से किसी भी चेहरे को, किसी भी घटना या स्थिति को और दृश्य को उकेर कर सजीव बना देता है, ऐसे ही रेखा चित्रकार साहित्य में शब्दों को इस तरह से पिरोता है कि वह वस्तुतः आँखों के सामने, मनोमस्तिष्क के सामने एक चित्र सा अंकित कर देता है। यह बारीकी उस रचनाकार के पास ईश्वर प्रदत्त होती है, इसीलिए वो ऐसा कर भी पाता है। रेखाचित्र में किसी वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य या व्यक्ति आदि के बाह्य रूप, उसके रंग रूप को, उसकी वेशभूषा को, उसके आकार को, उसके वस्त्र आभूषणों को वो किस तरह से देखता है और फिर उनका शब्द चित्र कैसे बनाता है। जब उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने जैसे एक पर्दे पर कोई दृश्य क्रमशः आगे बढ़ता है, उस तरह से पढ़ते पढ़ते वो दृश्य आगे बढ़ता चला जाता है। तो बाह्य रूप के माध्यम से उसकी आंतरिक विशेषताओं को भी उद्घाटित करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक पकड़ है, समझ है, सूझबूझ है कि वो कैसे कपड़े पहनता है, उसको कैसा रंग पसंद है, उसके कपड़ों का, उसके वस्त्राभूषणों का ढंग, स्तर, स्वरूप कैसा है, इससे उसकी मानसिकता का अध्ययन भी किया जा सके, इस तरह से वो उसे प्रस्तुत करता है। तो साहित्यकार तो वैसे भी कहते हैं, कवि और रचनाकार जो होता है वो वह सब कुछ देख लेता है जो दूसरे नहीं देख पाते, सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाते। और कवि के बारे में तो हम कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आंतरिक विशेषताओं को उद्घाटित करने का काम भी बाह्य आकार को देखकर उसको चित्रित करके रचनाकार करता है कि पाठक जब इसे पढ़ेगा कि
इसका रंग रूप, इसका रूप स्वरूप, इसका आकार, इसकी वेशभूषा कैसी है, तो उसी से वो अनुमान लगाएगा कि इसकी अभिरुचि कैसी है, इसका आस्वाद कैसा है, इसकी मानसिकता कैसी है। रेखा चित्र का यदि विषय और शैली के आधार पर हम मोटे तौर पर वर्गीकरण करें, शैली के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर, तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं रेखाचित्र लेखन के। और रेखाचित्र इन तमाम प्रकारों की दृष्टि से लिखे भी गए हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की वो विलक्षण धरोहर भी हैं, जैसे विवरणात्मक रेखाचित्र, जैसे भावात्मक रेखाचित्र, प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण रेखाचित्र, घटना प्रधान रेखाचित्र, समस्या मूलक रेखाचित्र, प्रतीकात्मक रेखाचित्र, व्यक्ति प्रधान और परिवेश मूलक या देशकाल मूलक रेखाचित्र, व्यंग्यात्मक रेखाचित्र, हम किसी कथ्य विशेष को, मुद्दे को लेकर व्यंग्य कर रहे हैं, हास्य विनोद पैदा कर रहे हैं, तो उसी तरह के रेखाचित्र का फिर आस्वाद बनता चला जाता है। हास्य और विनोदपूर्ण रेखाचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, आत्मकथात्मक रेखाचित्र, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण, ये अलग अलग प्रकार हैं, यह भी हो सकता है रेखाचित्रों का। इसी तरह तथ्यात्मक रेखाचित्र, मनोवैज्ञानिक रेखाचित्र, राजनीतिक रेखाचित्र, डायरी लेखन की शैली के आधार पर लिखे गए रेखाचित्र। हम रेखाचित्र लिखते जा रहे हैं लेकिन डायरी उसमें मदद कर रही है, संस्मरण उसमें मदद कर रहा है, कहानी का जो प्लॉट है, उसकी जो कथा वस्तु है, वह उसमें मदद कर रही है। तो ये इस तरह से रचनाकार कुछ नए प्रयोग भी करता चलता है और उन्हें बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करता है। सामान्यतः रेखाचित्र किसी भी व्यक्ति विशेष के चरित्रांकन से ही संबंधित होते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष के चरित्रांकन से, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके जीवन के उद्देश्य, उसके संघर्ष, उसकी उपलब्धियां, इनको केंद्र में रखकर रचनाकार लिखता है। हिंदी में हंस पत्रिका ने सन 1938 में और मधुकर पत्रिका ने सन 1946 में रेखाचित्र विशेषांक 2 निकाले। माने हंस पत्रिका ने एक निकाला और दूसरा मधुकर पत्रिका ने, और इन दोनों के विशेषांकों ने बहुत सारे रचनाकारों से रेखाचित्र लिखवाए और उनका संकलन, संग्रह फिर प्रकाशित भी हुआ। तो ये दोनों विशेषांक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि के रूप में देखे गए। अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पत्रकारों, कवियों, रचनाकारों, कलाकारों या शिक्षकों आदि पर ये रेखाचित्र केंद्रित थे। एक रचनाकार से किसी दूसरे रचनाकार पर रेखाचित्र लिखने के लिए कहा गया, एक कलाकार से किसी दूसरे कलाकार पर रेखाचित्र तैयार करने के लिए कहा गया, क्योंकि कलाकार के बारे में बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। तो इस तरह का जो प्रयास हुआ, इस तरह के जो मूलतः सरस्वती पत्रिका के दौर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिनकी शुरुआत की थी, उनसे प्रेरणा लेकर इस तरह के संग्रह भी तैयार हुए और हंस और मधुकर पत्रिका के विशेषांक हमारे सामने आए। इन विशेषांकों ने रेखाचित्र को एक स्वतंत्र और लोकप्रिय विधा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, स्थापित कर दिया, और रूसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के रेखाचित्र लेखन का प्रभाव हिंदी रेखाचित्र और संस्मरण लेखन पर भी पड़ा, क्योंकि वहाँ से कुछ अनुदित संस्मरण और रेखाचित्र, उनका प्रकाशन भी पत्र पत्रिकाओं में हुआ। तो हम ये जान सके कि पाश्चात्य लेखकीय जगत में किस तरह के रेखाचित्र और संस्मरण लिखे जा रहे हैं, उनमें किन विशेषताओं को, किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, उसका लाभ उठाया गया। पद्म पराग, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, पद्म सिंह शर्मा की रेखा चित्रात्मक बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध रचना है। पद्म सिंह शर्मा ने विधिवत रेखाचित्र लेखन की नींव स्थापित की और आगे चलकर जो भव्य भवन इस नींव पर खड़ा हुआ, उसे आज हम देख सकते हैं। तो जिन्होंने प्रारंभ में इस विधा को लेखन के माध्यम से समृद्ध किया, संपन्न किया, उनका योगदान वास्तव में स्मरणीय है
महत्वपूर्ण है। श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन, विनय मोहन शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, महावीर अधिकारी, वृंदावन लाल वर्मा, पदम लाल, पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नगेंद्र या बाबू गुलाब राय आदि आदि और भी बहुत सारे नाम हैं। ये तो वो नाम हैं जो हिंदी जगत में जाने माने नाम हैं, लेकिन इन्होंने भी इन विधाओं को किसी हल्की विधा या कमज़ोर विधा के रूप में नहीं देखा। अन्य गद्य विधाओं के रूप में हम इन्हें देखते तो हैं वर्गीकरण की सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि मुख्य गद्य विधाओं में हम उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना आदि को रख लेते हैं। लेकिन अन्य गद्य विधाओं के शीर्षक के बावजूद या वर्गीकरण के बावजूद बड़े बड़े रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, समालोचकों ने इन विधाओं पर खूब लिखा, इनकी आलोचना पर भी लिखा और इन विधाओं के रूप स्वरूप पर भी लिखा और इनके व्यावहारिक रूप को भी प्रोत्साहित और प्रचारित किया। बाबू गुलाब राय आदि ने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं ने भी रेखाचित्रों और संस्मरणों को, उनके लेखकों को प्रशय दिया, महत्व दिया और रचनाओं में स्थान दिया। परिणामतः हिंदी में रेखाचित्र लेखन का काम प्रचुर मात्रा में होना शुरू हो गया। जब यह ज्ञात हुआ कि पत्रिकाएं इन रचनाओं का सम्मान कर रही हैं, उन्हें स्वीकार कर रही हैं, उन्हें प्रकाशन के योग्य मान रही हैं, तो फिर लेखन जो है वो बहुत तेजी से और गति से हुआ। छायावादी युग में सरस्वती पत्रिका ने संस्मरण और रेखाचित्र लेखकों को ससम्मान प्रकाशित किया। परिणामतः राम कुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, राम नारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू, श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये वो नाम हैं जिन्होंने संस्मरण और रेखाचित्र खूब लिखे और सरस्वती पत्रिका निरंतर उन्हें प्रकाशित करती रही। एक के बाद एक हमारे पास सरस्वती पत्रिका के पुराने अंक लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं, संग्रहालयों में हैं, हम उनमें आज भी देख सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं कि उस समय के इन संस्मरण और रेखाचित्र लेखकों की भाषा और शैली कैसी थी और आज जो लिखे जा रहे हैं उनकी भाषा शैली में कितना अंतर आ गया है। भाषा की विविधता का अध्ययन करने का एक यह भी उपाय है कि भारतेंदु युग में किस तरह के संस्मरण लिखे गए, द्विवेदी युग में कैसे लिखे गए, छायावादी युग में कैसे लिखे गए, फिर स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में, फिर उनकी हम तुलना करें और देखें कि भाषा ने कैसे तेवर बदले हैं, कैसा रूप बदला है, शब्द चयन कैसे बदला है, खड़ी बोली का व्याकरण कैसे बदला है। इन तमाम बातों का अध्ययन भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। इसी तरह सुधा पत्रिका, माधुरी पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका, ये सारी वो पत्रिकाएं हैं जिन्होंने इन तमाम गद्य विधाओं को प्रकाशित करते हुए प्रोत्साहित किया। आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसी दास चतुर्वेदी, मंगलदेव शर्मा, ये वो लेखक हैं, वो रचनाकार हैं जिन्होंने इन पत्रिकाओं में अपने संस्मरण, अपने रेखाचित्र समय समय पर लिखे और प्रकाशित भी कराए और उन्हें पठनीयता भी मिली, उन्हें पाठक भी मिला। ये संस्मरण और रेखाचित्र स्वामी श्रद्धानंद, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, पद्म सिंह शर्मा आदि को केंद्र में रखकर भी लिखे गए। एक तरफ पद्म सिंह शर्मा स्वयं रेखाचित्र संस्मरण लिख रहे हैं, दूसरी तरफ पद्म सिंह शर्मा पर आगे चलकर बाद के लेखकों ने उनको रेखाचित्र का विषय बनाया, उनके रंग रूप को, पहचान को, उनकी शारीरिक मुद्रा को, उनके वस्त्र आभूषणों को, उनके खान पान और पहनावे को, उनके प्रदेय को फिर उन्होंने चित्रित किया और बाह्य आकार से आंतरिक मनः लोक का अध्ययन करके उनके बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। सन 1921 में इलाचंद जोशी ने सुधा पत्रिका में मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, ये जो प्रारंभिक जीवन होता है उसकी स्मृतियाँ बहुत ही विलक्षण धरोहर होती हैं, क्योंकि हम उस अतीत को याद करते हैं जो स्वर्णिम अतीत था, वो चला गया। उस अतीत में कितनी निश्चिंतता होती है, वो उसको सबको इन्होंने इलाचंद जोशी ने मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ शीर्षक से लिखा और वो बड़ी लोकप्रिय रचना हुई। वृंदावन लाल वर्मा ने
कुछ संस्मरण शीर्षक से अपने जीवन के कुछ घटनाक्रमों को, जीवन में आए व्यक्तियों को, परिवार और परिकर के, समाज और संस्कृति के ऐसे बहुत सारे लोगों से जो संबंध बना, संपर्क बना, उनको लिखा। यहीं से संस्मरण और रेखाचित्रों के संकलन, संग्रह भी अलग अलग स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार रूप में प्रकाश में आने लगे। मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, ये शीर्षक है एक पुस्तक का, मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियाँ, जो 1932 में शिवराम पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें बहुत सारे संस्मरण, यादें, घटनाक्रम उनको बांधा गया है। श्रीराम शर्मा विरचित शिकार शीर्षक से 1936 में लिखी गई, तो उनके शिकार कालीन जो अनुभव थे, जो यादें थीं, उनको उसमें कैसे संकटों का सामना किया, आपदाओं का सामना किया, संघर्ष कैसे किया, उन सबको बड़े रोमांचक रूप में, बड़े जीवंत रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मनमथ नाथ गुप्त विरचित क्रांति युग के संस्मरण 1937 में, शिव नारायण टंडन विरचित झलक शीर्षक से 1938 में, ऐसी बहुत सारी संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक पुस्तकें एक के बाद एक प्रकाश में आने लगी। तो जो संस्मरण और रेखाचित्र पत्र पत्रिकाओं में एक एक करके छप रहे थे, किसी एक रचनाकार का एक संस्मरण छपा, अगले अंक में या फिर उससे अगले अंक में फिर छपेगा, अब वो उनका संकलन और संचय करके एक पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाश में लाया जाने लगा। सन 1937 में बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, एक बड़ा नाम है, उन्होंने हंस पत्रिका के प्रेमचंद स्मृति अंक के विशेषांक में इस साहित्य विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जो योगदान था वो उल्लेखनीय है। ज्योतिलाल भार्गव ने साहित्यिकों के संस्मरण शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रचना संग्रह हमें दिया, साहित्यिकों के संस्मरण। तो ज्योतिलाल भार्गव के जीवन में जिन साहित्यकारों से उनका संपर्क रहा, संबंध रहा, जिनको उन्होंने बहुत नज़दीक से, बड़ी बारीकी से पढ़ा, उनके बारे में अपनी एक धारणा बनाई, उनको इस रचना के अंतर्गत उन्होंने बखूबी जीवंत बनाकर चित्रित किया। बनारसीदास चतुर्वेदी ने अनेक संतों के, समाज सेवियों, देशभक्तों, साहित्यकारों से संबद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखे। उनका जो कर्म क्षेत्र था, जीवन क्षेत्र था, वो व्यापक और विस्तृत था। तो बहुत से संतों से भी संबंध उनका हुआ, संपर्क हुआ, बहुत से देशभक्तों से, राजनेताओं से भी हुआ, बहुत से साहित्यकारों से भी हुआ, समाज सेवियों से, क्योंकि उस जमाने में समाज सेवा एक बड़ा कर्म था, दिव्य कर्म था, और समाज सेवियों से भी, और क्योंकि स्वातंत्र चेतना का दौर था, तो देशभक्तों से, स्वतंत्रता सेनानियों से, क्रांतिकारियों से जो संपर्क होते गए, उनके संस्मरण और रेखाचित्र फिर लिखे गए, और ये सब फिर एक एक करके विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित भी होते रहे। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रात्मक संस्मरणों में, क्योंकि महादेवी वर्मा के इन रचनाओं को विशुद्ध संस्मरणात्मक कहें, विशुद्ध रेखाचित्रात्मक कहें, या संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहें, या रेखाचित्रात्मक संस्मरण कहें, ये कोई बहुत स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाए हम। लेकिन यह ज़रूर है कि महादेवी वर्मा ने जो इस क्षेत्र में काम किया है, वह जिसको हम कहते हैं न भूतो न भविष्यति, वो शायद वही स्थिति है। रामा 1930 में उनका संग्रह आया, जिसमें उनका एक संग्रह आया जिसमें रामा, बिबिया, सबिया, बिट्टो, घीसा, ये चरित्र उभर कर आए, और ये चरित्र इस तरह से उभर कर आए कि जिसने भी उनको पढ़ा, उनके मनोमस्तिष्क पर वह स्थायी रूप से अंकित हो गए। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, ये वो चरित्र हैं जो अगर 20 साल, 30 साल पहले भी, 40 साल पहले भी पढ़े थे, तो आज भी उनका वह आकार, वह मनस्थिति, वह मनोलोक, वह उनकी भाव और संवेदना की स्थिति, वो आज भी उसी तरह से जीवंत है। तो ये महादेवी की अभिव्यक्ति का कौशल है और अनुभूति की पावनता और शुद्धता है। कितनी ईमानदारी से उन्होंने अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है, यह विशेषता महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा ने उपेक्षितों को विशेष रूप से
अपने संस्मरणों रेखा चित्रों में लिया है। उनमें मनुष्य ही नहीं है, उनमें जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, उनको भी ध्यान में रखकर, क्योंकि उनके घर में जो पशु पक्षी थे, जीव थे, उन पर भी उन्होंने लिखा, क्योंकि उनके साथ भी एक संवेदनात्मक रिश्ता तो बन जाता है, संबंध तो बन जाता है, अब उस पर भी वो लिखती हैं। तो महादेवी वर्मा ने उपेक्षितों पर, समाज के दीनहीन व्यक्तियों पर, शोषितों पर, संघर्षरत मजदूरों या मेहनत मशक्कत करने वाले गरीबों पर लिखा और उन्हें साहित्यिक व्यक्तित्व बना दिया। इसलिए चीनी फेरी वाला वो आज भी अविस्मरणीय चरित्र है, भक्तिन वो आज भी अविस्मरणीय चरित्र है। तो ये जो कला है महादेवी के पास, यह जो अद्भुत क्षमता है महादेवी के पास, यह अन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी वर्मा के पास अद्भुत संवेदना, भावुकता, रचनात्मक सृजनशीलता, सृजनशील कल्पना, इसका भंडार है। कुछ तो ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि नारी सुलभ संवेदना, मातृत्व सुलभ संवेदना उनके पास है, ममता उनके पास है। तो वह ममता इन रेखा चित्रों और संस्मरणों में किस तरह से प्रतिबिंबित होती है, यह विलक्षण बात है। उनके कवि हृदय ने जो कलात्मक अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, उन्हें उतनी ही कलात्मकता के साथ वो अभिव्यक्त करती हुई आगे बढ़ती हैं। वास्तव में महादेवी का सृजनात्मक और संस्मरणात्मक और रेखा चित्रात्मक साहित्य जो है वह अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना कहीं भी नहीं है, वह अपने आप में अलग है, अकेला है। कथ्य और शिल्प का जो वैविध्य इन संस्मरणों और रेखा चित्रों में मिलता है, वह हिंदी साहित्य की विलक्षण धरोहर है। चित्रात्मकता, शैली की रोचकता और विषय की विविधता, इस साहित्य में ये त्रिवेणी प्रवहमान दिखाई देती है। तीनों को जब हम मिलाकर साहित्य के साथ इस रेखाचित्र और संस्मरणों के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में यह दुर्लभ उपलब्धि है। सन 1939 में हंस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक जो प्रकाशित हुआ था, जिसकी चर्चा पहले हमने की, उसके संपादक श्रीपत राय थे। इस विशेषांक का वैशिष्ट्य यह था कि इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल और कन्नड़ आदि भाषाओं के लेखकों के रेखाचित्रों को भी प्रकाशित किया गया था। तो एक भारतीय साहित्य की अवधारणा रेखाचित्र के संदर्भ में क्या है, वह भी इस अंक के माध्यम से, इस विशेषांक के माध्यम से हमारे सामने आती है। इसलिए यह ऐतिहासिक महत्व का अंक बन जाता है, जो विशेषांक के रूप में हमारे सामने आता है। रेखाचित्रकारों ने अपने समय के या संपर्क में आए व्यक्तियों की कटु और मधुर स्मृतियाँ, कुछ कड़वे अनुभव भी होते हैं जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, तो ऐसे कड़वे अनुभवों का भी उल्लेख है और माधुर्य से भरी हुई स्मृतियाँ भी होती हैं, उनका भी उल्लेख इन रेखाचित्रों और संस्मरणों में विधिवत किया गया है। युग की मांग के अनुरूप ही इन संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, इसको अत्यधिक महत्व भी दिया गया है, क्योंकि उस समय इसकी ज़रूरत थी, इसकी मांग थी, इसलिए उनको महत्व भी दिया गया। इस दौर के रेखाचित्र संस्मरण लेखकों और संग्रहकर्ताओं ने अपनी रचनाओं की भूमिकाओं में इन विधाओं के शिल्प विधान को लेकर, सैद्धांतिक और तात्विक स्वरूप को लेकर जो संकेत किए हैं, जो बिंदु उकेरे हैं, उजागर किए हैं, वह वास्तव में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन विधाओं का जो सैद्धांतिक पक्ष उभर कर सामने आया वह इसी के बाद आ सका। एक तरह से इन विधाओं का सैद्धांतिक विवेचन इन रेखाचित्र और संस्मरण लेखकों के प्रदेय का परिणाम है, उसी से वो हमें प्राप्त होता है। श्रीराम शर्मा विरचित प्राणों का सौदा 1939 में प्रकाशित रचना है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव 1949 में प्रकाश में आई और वे जीते कैसे हैं 1957 में यह संग्रह हमारे सामने आया। इस दृष्टि से ये संग्रह श्री राम शर्मा जी की लेखनी और लेखन शक्ति के परिचायक हैं। कथात्मक शैली और जन भाषा में लिखित ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र अत्यधिक रोमांचक और हृदय स्पर्शी
बन गए। रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1938 में लाल तारा, 1946 में माटी की मूर्तें, 1950 में गेहूं और गुलाब तथा 1957 में मील के पत्थर जैसी महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रेखाचित्रात्मक पुस्तकें हमें दी। इन रचनाओं ने रामवृक्ष बेनीपुरी को भी एक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में, रेखाचित्र और संस्मरणकार के रूप में स्थापित कर दिया। यथार्थ और कल्पना का, भावुकता और वैचारिकता का एक विलक्षण समन्वय, एक विलक्षण समावेश हमें इन रचनाओं में मिलता है। विषयों का वैविध्य, भाषा का नपातुला किंतु संयत प्रयोग बेनीपुरी जी की संस्मरणात्मक चित्रों की को अविस्मरणीय बना देता है। उन्हें हम पढ़ लें एक बार तो फिर वो चरित्र जिनको केंद्र में रखकर वो लिखे गए हैं, वो घटनाक्रम, वह देश काल या परिवेश, उसे हम भुला नहीं पाते। ये रचनाकार का वैदुष्य भी है, उसका बड़प्पन भी है और उसके बड़े होने की पहचान भी है। महादेवी जी ने 1941 में अतीत के चलचित्र, 1947 में स्मृति की रेखाएं, 1956 में पथ के साथी, 1971 में स्मारिका और 1972 में मेरा परिवार, ये जो मेरा परिवार है इसमें जीवों को, पक्षियों को उन्होंने लिया है। ऐसे महत्वपूर्ण रेखाचित्र संस्मरण एक के बाद एक हमारे सामने आते चले गए। इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र ही कहा और माना गया। संस्मरणात्मक रेखाचित्र, न केवल संस्मरण, न केवल रेखाचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, इसकी संज्ञा दी गई। महादेवी ने अपने संपर्क में आने वाले शोषितों, दीनहीन व्यक्तियों, गरीब नारियों, स्त्रियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि के संवेदनात्मक और मार्मिक चित्र उतेरे। यहाँ तक कि विदेशी जो एक फेरी वाला है, चीनी फेरी वाला, उसको भी उन्होंने अपने साहित्य की विषय वस्तु बनाया। महादेवी कवि होने के साथ साथ चित्रकर्त्री भी थी। ये एक सोने में सुहागा था। एक किसी साहित्यिक रेखा चित्रकार के पास अगर ईश्वर प्रदत्त ये कला भी हो कि वह चित्र भी बना सकता हो कैनवस पर, तो दोनों का सम्मिश्रण जो है वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणाम का गामी होता है। तो महादेवी जी अच्छी चित्रकार भी थीं, कैनवस पर भी बहुत अच्छे चित्र बना लेती थीं। अब उन्हें तो पता था कि चित्र बनाने के पीछे किन किन प्रेरणाओं से गुजरना पड़ता है, चित्र बनाते समय किन रेखाओं को कितना कम और कितना ज़्यादा उकेरना होता है, कहाँ पर किसी एक रेखा या बिंदु को डालने से क्या भाव आ जाता है। ये सारी चीज़ें जब उन्हें ज्ञात थीं तो उन्होंने साहित्यिक रेखाचित्र लिखते समय उन सब बातों का, बिंदुओं का महत्वपूर्ण लाभ उठाया, रचनात्मक लाभ उठाया। इसीलिए उनके रेखाचित्र और संस्मरण बहुत ही दुर्लभ बन गए, अविस्मरणीय बन गए। प्रकाश चंद्र गुप्त ने 1947 में पुरानी स्मृतियां शीर्षक से एक रचना हमें दी, हिंदी जगत को दी, जो 1940 में प्रकाशित हुई। और गुप्त जी की विशेषता ये थी कि उन्होंने निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों पर भी रेखाचित्र लिखे, जो कि बहुत ही सराहनीय हुए। इनके रेखाचित्रों पर पाश्चात्य रचनाकारों का प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है, विशेष रूप से ए.जी. गार्डनर एक स्केच राइटर हैं, लेखक हैं, उनका प्रभाव इन पर प्रकाश चंद्र गुप्त पर दिखाई देता है। रेखाचित्रों के रचना शिल्प का प्रभाव, यानी जो ए.के. गार्डनर की बात, ए.जी. गार्डनर जिसकी बात हमने की, उनका रचना शिल्प कैसा था, उसका प्रभाव भी हमें प्रकाश चंद्र गुप्त के रेखाचित्रों पर दिखाई देता है। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने कुछ संस्मरणात्मक कहानियां लिखकर इस विधा को और अधिक बल दिया, सशक्त बनाया। इनके संस्मरण मौलवी साहब और देवी बाबा, मौलवी साहब और देवी बाबा, ये दो संस्मरण हैं, ये विशेष रूप से पठनीय हो गए, लोकप्रिय हो गए और जिन्होंने पढ़ा उनके लिए चिरस्मरणीय हो गए, उसे हमेशा याद रखते हैं। विनय मोहन शर्मा ने रेखा और रंग शीर्षक से रेखाचित्र संग्रह दिया। देश काल, परिवेश चित्रण, चुटीली अभिव्यंजना शैली, यह विनय मोहन शर्मा की एक अलग पहचान बनकर हमारे सामने आई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विरचित जिंदगी मुस्कुराई 1953 की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर
पत्रकार भी थे और संस्मरण, रेखाचित्र आदि ललित निबंध उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। वो उस दृष्टि से भी उनके महत्व को हम देख सकते हैं। इसी तरह उनके रेखाचित्र संग्रह माटी हो गया सोना, इसको भी हम याद करते हैं। जिंदगी मुस्कुराई 1953 में और माटी हो गया सोना, यह भी बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध रचना है। दीप जले शंख बजे, जो बड़ी प्रांजल भाषा में, बड़ी चुस्त दुरुस्त भाषा शैली में लिखी गई संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक रचना है। ऐसी रचनाएं निश्चित ही हिंदी जगत में मील का पत्थर बनती हैं, उनको याद किया जाता है। उनको पढ़कर एक जो साहित्यिक आस्वाद मिलता है वह विलक्षण धरोहर के रूप में हमें प्राप्त होता है। शिव पूजन सहाय ने वे दिन वे लोग याद करते हुए वे दिन वे लोग 1965 में एक संस्मरणात्मक रचना दी, जिसमें रेखाचित्र के गुण भी विद्यमान थे। मुहावरेदार भाषा, व्यंग्य विनोद, चित्रात्मकता, ये सब इस रचना में सहज ही देखे जा सकते हैं। इसी तरह सत्यवती मल्लिक के संस्मरण और रेखाचित्र अमिट रेखाएं जो कभी मिट नहीं सकती, मनोमस्तिष्क पर इस तरह से अंकित हो जाती हैं। अमिट रेखाएं 1951 में ये रचना हमारे सामने आई। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण और रेखाचित्र हमारे सामने रेखाएं बोल उठी रचना के रूप में इस शीर्षक से आई, जो 1949 में प्रकाश में आया। शांतिप्रिय द्विवेदी के संस्मरण और रेखाचित्र स्मृतियां और कृतियां शीर्षक से 1966 में प्रकाश में आई, जिसमें संवेदना का, भावना का, रोचकता का, प्रेरणाप्रद होने का और कोमल मन की अभिव्यक्ति का एक सशक्त प्रमाण हमें मिलता है। उपेंद्रनाथ अश्क के रेखाचित्र संस्मरण संग्रहों में रेखाएं और चित्र, यह एक शीर्षक है जो 1955 में प्रकाशित रचना है। मंटो मेरा दुश्मन 1956 में प्रकाशित रचना है। ज्यादा अपनी कम पराई, यह भी रचना का शीर्षक है, 1959 में यह प्रकाशित हुई। तो अश्क जी के ये 4 संग्रह इस दृष्टि से जो संस्मरण और रेखाचित्र विधा के लिए बहुत ही उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, विकास करने के लिए सहायक हुए। इनकी कथात्मक शैली, चुटीले व्यंग्य, उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का मुक्त प्रयोग, इन समस्त रचनाओं को सर्वग्राह्य बनाता है। महत्वपूर्ण बात है, उपेंद्रनाथ अश्क बहुत अच्छी उर्दू जानते थे, शेर व शायरी भी करते थे। उन्होंने उसी का लाभ उठाते हुए, और उर्दू और अंग्रेजी भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार था, तो जहाँ कहीं उन्हें लगता था कि उनके मंतव्य को, उनकी बात को, उनके कथ्य को अभिव्यक्त करने में, संप्रेषित करने में उर्दू का ही शब्द कारगर है या अंग्रेजी का ही शब्द सार्थक है, वहाँ उन्होंने इन शब्दों के प्रयोग से कोई गुरेज नहीं किया, कोई परहेज नहीं किया, और बड़ी आसानी से, बड़े आराम से उन शब्दों को वहाँ पिरो दिया। विष्णु प्रभाकर की रचना कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में प्रकाश में आई, और यह भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं में बचपन की स्मृतियां 1955 में प्रकाशित है, जिनका मैं कृतज्ञ 1957 में प्रकाशित है, और मेरे असहयोग के साथी, ये तमाम वो रचनाएं हैं जो राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं, और राहुल जी ने रेखाचित्र और संस्मरण संग्रहों की दृष्टि से इन रचनाओं को संग्रहणीय बना दिया है, बड़ी महत्वपूर्ण बन गई हैं। राहुल जी ने छोटे बड़े, महान मामूली सभी व्यक्तियों को एक समान, एक धरातल पर रखने और देखने की वकालत की है, और उन्होंने इन रेखाचित्रों संस्मरणों में किसी बहुत ऊंचे पदाधिकारी, किसी बहुत धनवान व्यक्ति को किसी सामान्य व्यक्ति से अलग करके नहीं देखा। उनकी दृष्टि में ये सब एक समान है। वो मुझे कैसा और कितना प्रभावित करते हैं, उसको केंद्र में रखकर उन्होंने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र के भाव भीने स्मृति चित्र चेतना के बिंब रचना में आए, जो 1967 में प्रकाशित हुई। जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें तथा जिन्होंने जीना जाना, ये 1977 में प्रकाश में आई 2 रचनाएं हैं। सेठ गोविंदास की रचना स्मृति कण 1959 में, चेहरे जाने पहचाने 1966 में प्रकाश में आई। क्रमशः संस्मरणात्मक और रेखा चित्रात्मक रचनाएं भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती चली गईं।
माखनलाल चतुर्वेदी ने समय के पांव शीर्षक से 1962 में एक रचना लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर ने लोकदेव नेहरू 1965 में और संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 में, ये दो रचनाएं हमें दिनकर जी ने दी। दिनकर जी हम जानते हैं कि किस तरह की रचनाएं वो हमें देते रहे, चाहे वो रश्मिरथी हो, चाहे वह कुरुक्षेत्र हो, चाहे वह संस्कृति के 4 अध्याय हों, या हुंकार जैसी रचना हो, या अन्य रचनाएं हों। दिनकर जी ने लोकदेव नेहरू पर, क्योंकि दिनकर जी संसद में भी रह चुके हैं सदस्य के रूप में और राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने नेहरू जी को केंद्र में रखकर लोकदेव नेहरू शीर्षक से 1965 में एक बहुत ही लोकप्रिय रचना दी थी। संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 में लिखी हुई दिनकर जी की एक दूसरी रचना है जो संस्मरणों और रेखाचित्रों को साथ लेकर चलती है। हरिवंश राय बच्चन जो मधुशाला जिनके कारण जिनको हम जानते हैं, और यही नहीं, उनके गद्य साहित्य के और उनके पद्य यानी कविता साहित्य के कारण भी हम उन्हें जानते हैं। और अमिताभ जो बहुत 20वीं-21वीं शताब्दी के बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनके पिता के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने एक अनुवाद के अच्छे अनुवाद के ग्रंथों का जो एक भेंट हमें दी है वो दुर्लभ है। तो किस तरह से अनुवादक के रूप में, भाषा सेवी के रूप में, साहित्य सेवी के रूप में, संस्कृति सेवी के रूप में, क्योंकि रेडियो टीवी से भी जुड़े रहे, शिक्षण से भी जुड़े रहे, तो ऐसे बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व के रूप में हरिवंश राय बच्चन आए और उन्होंने नए पुराने झरोखे 1962 में एक रचना हमें दी। तो ऐसी संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक साहित्य की जो देन है वो निश्चित ही हिंदी साहित्य को संपन्न समृद्ध बनाती है। इसी प्रकार हिंदी के संस्मरण रेखाचित्र साहित्य सृजन में अन्य अनेक रचनाकारों की भी रचनात्मक भूमिका रही है। उनका नाम भी हम भुला नहीं सकते, क्योंकि समय सीमा के कारण सबका उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में रचनाकार हैं। फिर भी कुछ नाम उल्लेखनीय हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सत्यजीवन वर्मा, भारतीय की एल्बम 1949 में, भारतीय की एल्बम उनकी पुस्तक का नाम है। ओंकार शरद की लंका महाराजिन 1950 में लिखी गई रचना है। कैलाश नाथ काटजू की रचना मैं भूल नहीं सकता 1955 की रचना है। प्रेम नारायण टंडन की रेखाचित्र शीर्षक से लिखी गई रचना 1959 की रचना है। विनोद शंकर व्यास जो प्रसाद जी के बड़े घनिष्ठ मित्र भी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रसाद और उनके समकालीन, 1960 में प्रकाशित रचना है और बहुत लोकप्रिय रचना है। संपूर्णानंद की रचना कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962 में प्रकाश में आई। हरिभाऊ उपाध्याय मेरे हृदय देव 1965 में समक्ष आई। महेंद्र भटनागर विकृत रेखाएं धुंधले चित्र 1966 में प्रकाश में आई। डॉक्टर हरगुलाल की घेरे के भीतर और बाहर 1968 में लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने व्यक्तित्व और झांकियां 1970 में लिखी और अमृतलाल नागर ने जिनके साथ जिया 1973 में लिखी और प्रकाशित कराई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक से एक बड़े रचनाकार साहित्यकार ने संस्मरण और रेखाचित्र आदि का लेखन सृजन किया है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद आजम जिसको हम कहते हैं, ऐसे भगत सिंह ने भी एक महत्वपूर्ण रचना हिंदी जगत को दी है जिसका नाम है मेरे क्रांतिकारी साथी। तो उन क्रांतिकारी साथियों को वो याद कर रहे हैं, उनको शब्दों से अंकित कर रहे हैं। बहुत अच्छे माने कवि हृदय भी थे भगत सिंह, और उन्होंने मेरे क्रांतिकारी साथी 1977 में ये रचना प्रकाश में आई। इसी तरह कृष्णा सोबती विरचित हम हशमत 1977 में, भारत भूषण अग्रवाल विरचित लीक अलीक 1980 में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा विरचित संस्मरणों के सुमन 1982 में, विष्णु प्रभाकर विरचित मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 में, फणीश्वरनाथ रेणु विरचित बन तुलसी की गंध 1984 में, भगवती शरण सिंह विरचित रस गगन गुफा में 1986 में। ये सारी वो रचनाएं हैं जो संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक हिंदी साहित्य को
समृद्ध करती हैं। हिंदी में बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी आदि तमाम विदेशी और देशी भाषाओं के अनूदित संस्मरण और रेखाचित्र भी हमारे यहाँ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाश में आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बंगला भाषा से हिंदी में रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना का अनुवाद किया, जो रेखाचित्रात्मक संस्मरणात्मक रचना है, जिसका शीर्षक है मेरा बचपन, और बड़ी लोकप्रिय हुई। इसी तरह गुजराती से हिंदी अनुवाद बा मेरी माँ इस शीर्षक से मनु बहन गांधी की ये रचना थी और कुरंगी बहन देसाई ने इसका अनुवाद किया। इसी तरह रामनारायण चौधरी ने 1954 में बा और बापू की शीतल छाया इस शीर्षक से हिंदी अनुवाद गुजराती से किया। पंजाबी भाषा से हिंदी में अमृता प्रीतम की रचना अतीत की परछाइयाँ और उपेंद्रनाथ अश्क ने उर्दू के बेहतरीन संस्मरण इस शीर्षक से बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद भी किए। कुल मिलाकर नेहरू परिवार का परिचय कराने वाली अंग्रेजी में लिखित पुस्तक प्रिजन एंड चॉकलेट केक का भी हिंदी अनुवाद मुकंदीलाल श्रीवास्तव ने किया, जो बाद में आगे चलकर हिंदी में प्रकाश में भी आया। इलाचंद जोशी ने गोरकी के संस्मरण, इनका भी विदेशी साहित्य से हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी के संस्मरण रेखाचित्र साहित्य को हिंदी की स्थापित पत्रिकाओं ने विस्तार दिया। धर्मयुग, नई धारा, सरस्वती, विशाल भारत, सुधा आदि अनेक पत्रिकाओं के नाम लिए जा सकते हैं। इन पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण काम यह किया कि फिल्मी दुनिया पर, खेल जगत पर, संगीत नृत्य पर, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला, चिकित्सा, राजनीति, शिक्षा जगत, गृहस्थ जीवन, उद्योग जगत, इन सब पर बहुत सारे संस्मरण रेखाचित्र लिखे। विष्णुकांत शास्त्री, मनोहर श्याम जोशी, विवेकी राय, काशीनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, कांति कुमार जैन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान कर रहे हैं, करते रहे हैं। इस तरह मित्रों, हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र का भविष्य बहुत उज्जवल है और एक लंबी सुदीर्घ परंपरा हमारे पास विद्यमान है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्याख्यान। हम आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। तो दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया सर।